हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं एक नया पेपर, जिसका एक ही लेक्चर अभी गया है। आज दूसरा लेक्चर है। वो है हमारा सब्जेक्ट है व्यवसायिक पर्यावरण अर्थात बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में आप आज पढ़ेंगे आप नेक्स्ट टॉपिक, जो पिछला दो टॉपिक पढ़े थे उसके बाद वाला टॉपिक। ये बीकॉम के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट पेपर है। समझिए कि एकदम बहुत ही, समझिए कि क्रीम आपका है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में जो भी बच्चे भी काम में पढ़ रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से अपना कॉपी कलम निकालिए और पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि सेकंड लेक्चर आ गया। सेकंड लेक्चर में आपका फर्स्ट जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो हमारा है भारतीय व्यवसायिक पर्यावरण। तो इसे शुरू करने से पहले चाहेंगे कि जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन दिया है उसको ऑन कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में जितना हो सके उतना शेयर कर दें, और एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय व्यवसायिक पर्यावरण कहने का मतलब है कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो भारत के संदर्भ में क्या, जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है, व्यवसायिक पर्यावरण है, व्यवसाय के संबंध में जो भी हमारा इन्वायरमेंट है वो भारत के संदर्भ में क्या रिस्पॉन्स इसका। आइए इसी के बारे में अध्ययन करें। देखिए, जो व्यवसायिक पर्यावरण है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, वो भारत के संदर्भ में आर्थिक नीति पर निर्भर है। इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमारी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है कि देश की अर्थव्यवस्था के सिलसिले में यह राज्य का एक आचरण है। मतलब हमारी देश की जो इकोनॉमी है उसके संबंध में किया गया एक व्यवहार, एक आचरण है। यह हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी दो धारणा पे निर्भर करती है। हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, यह दो धारणा पे निर्भर करती है। वो दो धारणा कौन सा है? एक है अहस्तक्षेप नीति और दूसरा है हस्तक्षेप नीति। एक है अहस्तक्षेप नीति और दूसरा है हमारा है हस्तक्षेप नीति। अहस्तक्षेप नीति क्या होती है? अहस्तक्षेप नीति का मतलब होता है अकेला छोड़ दो। इसका मतलब अर्थ क्या होता है? अकेला छोड़ दो। मतलब कि एक ऐसी पॉलिसी जिस पर कोई भी रोक टोक न हो, उसको जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, जिस हालत में चल रहा है चलने दीजिए। और हस्तक्षेप नीति के मतलब क्या होता है? इसको अकेला नहीं छोड़ा जाता, इसे प्री प्लानिंग के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, जिसे कहा जाता है नियोजित अर्थव्यवस्था। मतलब आपको एक सुनियोजित ढंग से, एक व्यवस्थित ढंग से बनाई गई जो अर्थव्यवस्था होती है उसे हस्तक्षेप नीति कहा जाता है। और हस्तक्षेप नीति में क्या किया जाता है? किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता, व्यवधान नहीं डाला जाता है, बाधाएं नहीं डाली जाती। हस्तक्षेप नीति में क्या किया जाता है? व्यवधान डाला जाता है, बाधाएं डाली जाती है। क्यों? कि इसमें बिल्कुल ही जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता, जैसे चल रहा है चलने दिया जाता है। इसमें ऐसा नहीं किया जाता है। इसमें बहुत सारे नियम कानून लगाए जाते हैं, एक सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाया जाता है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, 1947 में आजाद हुआ, तो अब भारतीय व्यवसायिक पर्यावरण मतलब इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट क्या था, देश आजाद होने के पहले और देश आजाद होने के बाद? ध्यान दीजिएगा। तो हम एक तरफ बढ़ते हैं इसके पूर्व और दूसरी तरफ बढ़ेंगे इसके पश्चात। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी देश के संबंध में जो बिजनेस इन्वायरमेंट था
1947 अर्थात देश आजाद होने के पूर्व की क्या स्थिति थी और पश्चात की क्या स्थिति थी। पूर्व की जो हमारी स्थिति थी उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या था, औपनिवेशिक था और क्या था, अर्ध सामंतवादी था, पिछड़ी था, गतिहीन था। क्या क्या था इससे पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसा था, अर्थव्यवस्था किस टाइप का था, औपनिवेशिक था। औपनिवेशिक, अर्ध क्या था, अर्ध सामंतवादी, गतिहीन, और भी कुछ नाम दे सकते हैं, पिछड़ी, शोषित, अर्थव्यवस्था थी। ऐसा क्यों था कि 1947 के पहले हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो जो भी हमारी इकोनॉमिक होती थी उन्हीं के हिसाब से चलती थी, जो भी देश में होता था उन्हीं के हिसाब से होता था। इसलिए उस समय वो हम लोग का काफी शोषण करते थे और भारतीयों को बहुत ज्यादा ऊंचे पद पे भी नहीं रखा जाता था, हर तरीके से नीचे दिखाने का वो लोग प्रयास करते थे। और जो भी व्यापार या कारोबार, जो भी देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक था, वो अपने हिसाब से करते थे, हम लोग से उन लोग का कोई लेना देना नहीं था। इसलिए इसे औपनिवेशिक नाम दिया गया, अर्थ सामंतवादी नाम दिया, गतिहीन कहा गया, मतलब उसमें कोई तीव्रता नहीं थी, पिछड़ी, बैक, ठीक ना, और शोषित अर्थव्यवस्था इसका नाम दिया गया। लेकिन इस संबंध में आरसी दत्त जो एक अच्छे विद्वान है, एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने एक डेफिनेशन दिया, अपना एक स्टेटमेंट दिया। ये क्या कहते हैं, यद्यपि भारत एक निर्धन देश ही नहीं है, ब्रिटिश शासन को धन्यवाद दे कि यह निर्धन व्यक्तियों का देश बन गया। कहने का मतलब है कि आरसी जो दत्त हैं वह कह रहे हैं कि भारत एक निर्धन देश ही नहीं है, ब्रिटिश शासन को धन्यवाद दे, अर्थात भारतीयों को धन्यवाद दे, ब्रिटिश को धन्यवाद दे कि यह निर्धन व्यक्तियों का देश बन गया। आरसी दत्त, ध्यान दीजिएगा, आरसी दत्त, इनका एक स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से रिलैक्स होकर समझिएगा, बहुत टेढ़ा टेढ़ा सब्जेक्ट है इसमें। भारत एक निर्धन देश ही नहीं, ये कहते हैं भारत एक निर्धन देश ही नहीं, मतलब भारत एक निर्धन देश ही नहीं है, ब्रिटिश शासन को धन्यवाद दे, ये कहते हैं ब्रिटिश शासन को धन्यवाद दे, क्या धन्यवाद दे, कि भारत यह निर्धन व्यक्तियों का देश बन गया, यह निर्धन व्यक्तियों का देश बन गया है, यूनाइटेड कमा। इनका एक स्टेटमेंट है। आरसी दत्त कहते हैं कि भारत एक निर्धन देश ही नहीं है, ब्रिटिश शासन को धन्यवाद दे, देखिए बात की कितनी गहराई है इसमें, कि यह निर्धन व्यक्तियों का देश बन गया, मतलब कि भारत निर्धन नहीं है, यहाँ के लोग निर्धन हैं और ये निर्धन का देश बन गया। ये हमारी आरसी दत्त एक स्टेटमेंट देते हैं, किसके संदर्भ में, बिजनेस एनवायरनमेंट के संबंध में, इंडियन इकोनॉमी के संबंध में, देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में, ठीक है। अब यहां पे इस स्टेटमेंट का एक और भी अर्थ निकलता है, वो अर्थ क्या है कि जो ब्रिटिश शासन था उस समय, समझिए काफी सख्त था और वो अपने फायदे के लिए हर चीज करते थे, हम लोग के फायदे के लिए कुछ नहीं करते थे। लेकिन इनका ये भी मानना है
कि जहां ब्रिटिश द्वारा भारतीयों का शोषण किया गया, अर्थात एक सामंतवादी अर्थव्यवस्था बनाया गया, गतिहीन अर्थव्यवस्था बनाया गया, एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था बनाई, भले कितने भी खराब थी, लेकिन ब्रिटिश के द्वारा कुछ यहाँ पे छोड़ भी दिया गया जो हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका कहना है कि ब्रिटिश शासन में कुछ लाभदायक परिणाम भी हुए। अब इसका लाभदायक परिणाम क्या, लाभदायक परिणाम क्या, किसका, ब्रिटिश शासन के लाभदायक परिणाम क्या, मतलब कि ब्रिटिश के द्वारा जो हमारा शोषण किया गया, बहुत सारे किए, बहुत तरीके से किए, लेकिन उसके बदले में वो जो छोड़ के चले गए उससे हमको बेनिफिट क्या है, फायदा क्या। पहला, एक नई सामाजिक व्यवस्था बनी। पहला इसका फायदा है कि एक नई सामाजिक व्यवस्था बनी। क्या बनी कि जब उनके छोड़ के चले गए कि हमारा एक अलग से समाज बना, एक अलग माहौल क्रिएट हुआ, ठीक ना, हमारी सामाजिक व्यवस्था एक अलग ढंग से उभरी। दूसरा, राजनीतिक एकीकरण हुआ, राजनीतिक एकीकरण हुआ, एकीकरण। राजनीतिक एकीकरण का मतलब है कि पहले इतना पॉलिटिक्स नहीं था, ये पॉलिटिक्स सब अंग्रेजों के द्वारा ही लाया गया। अब देश में राजनीति का एक नया उभरा हुआ रूप सामने आया। और क्या हुआ, परिवहन के साधनों का विकास हुआ, परिवहन के साधनों का विकास हुआ, साधनों का विकास हुआ। मतलब जब हमारे अंग्रेज छोड़कर चले गए, जो छोड़ के चले गए उससे हमको क्या बेनिफिट मिला, तो परिवहन के साधनों का बड़े पैमाने पर विकास हुआ, क्योंकि जब छोड़ के चले गए उनके भाई घोड़ा गाड़ी ऐसे थोड़े है कि सब लेके गए, उनके तौर पर हम अपना नया ढंग से परिवहन के साधनों का विकास किए। और क्या हुआ, कुछ उद्योगों का विकास हुआ, कुछ उद्योगों का विकास हुआ, विकास। यही चार मुख्य बिंदु इसमें दिए गए। मतलब 1947 के पूर्व जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उससे बहुत ही सारा नुकसान ही नुकसान हुआ, मगर उनके छोड़ के जाने के बाद हमें यही 4 पॉइंट ऐसे मिले जहां पर हमको कुछ उससे बेनिफिट मिला, वो भी छोड़ के जाने के बाद। इसमें कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि हमारी 1947 के पूर्व जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वास्तव में उसके तीव्र विकास के अनुकूल नहीं था, अर्थात प्रतिकूल था। क्योंकि जब वो लूट के ले जाएंगे तो अनुकूल कहाँ रहेगा, कुछ छोड़ेंगे तब ना अनुकूल रहेगा। अब थोड़ा सा छोड़े तो उसी के तर्ज पर हमारी अर्थव्यवस्था आगे की ओर उभरी। तो ये तो था 1947 के पूर्व के बाद। अब बढ़ते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ, 1947 आया, तो 1947 के पश्चात हमारी अर्थव्यवस्था क्या करी। अब देखिए, जब 1947 के पश्चात हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी थी। इतनी खराब हो चुकी थी क्योंकि अंग्रेज छोड़े ही नहीं थे, हमें समझने में ही काफी समय लग गया। और जैसे तैसे इकोनॉमिक चल रही थी, बीच में बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां आई, समय बीतता गया, दूसरे देशों से 1-2 बार युद्ध भी हुआ। लेकिन इसका सही तौर से 1991 में बहुत बुरे आर्थिक संकट से देश गुजरा, आर्थिक संकट से देश गुजरा। उसी समय 1991 में 24 जुलाई 1991, कब, 24 जुलाई 1991 में वित्त मंत्री हुए। माने स्वतंत्र भारत के इतिहास में, मतलब
मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री, इस समय वित्त मंत्री हुए। कौन हुए? मनमोहन सिंह। मनमोहन, ये हमारे पीएम भी रह चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के। तो वित्त मंत्री उस समय 1991 में मनमोहन सिंह जी हुए। उन्होंने अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट क्या है? क्योंकि 1991 के पहले तो समझिए बहुत खराब अर्थव्यवस्था थी, धीरे धीरे पटरी पे लाई, फिर भी 1991 में आर्थिक संकट गुजरा। इनका कहना है कि अर्थव्यवस्था का संकट तीव्र होने के साथ साथ गहरा भी है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमने कभी भी इस तरह की स्थिति का अनुभव नहीं किया। एक स्टेटमेंट देते हैं कि अर्थव्यवस्था का संकट, लिख दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा, अर्थव्यवस्था का संकट इतना तीव्र है, इतना तीव्र है, तीव्र होने के साथ साथ गहरा भी है। तीव्र होने के साथ साथ गहरा भी है। क्या है? गहरा भी है। और क्या कहें? स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमने कभी भी, स्वतंत्र भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमने कभी भी क्या करा है? कभी भी इस तरह की बुरी स्थिति का अनुभव नहीं किया। इस तरह की बुरी स्थिति का अनुभव नहीं किया। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, क्योंकि जब वो वित्त मंत्री थे उन्होंने बजट पेश किया। अब बजट पेश करने पर उनको काफी दुख हुआ, क्योंकि देश की इकोनॉमिक बहुत खराब हो गई थी। कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का संकट इतना तीव्र होने के साथ साथ गहरा भी है, मतलब हमारे देश की इकोनॉमी की बहुत बुरी स्थिति थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में, मैंने देश जब से आजाद हुआ था 1947 के बाद, हमने कभी भी इस तरह की बुरी स्थिति का अनुभव नहीं किया। ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब इसके संबंध में स्टेटमेंट देने के बाद से ऐसा नहीं है कि इन्होंने चुप हो गया, कुछ नहीं किया। कि 1951 में जब ये तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उस समय आर्थिक सुधार के संबंध में निम्न पैकेज या निम्न घोषणाएं की। जब ये वित्त मंत्री थे तो उस समय अर्थव्यवस्था से निकालने के लिए इन निम्न घोषणाएं की। किस चीज के लिए? सुधार के संबंध में, सुधार के संबंध में निम्न घोषणा की। इन्होंने सुधार के संबंध में क्या क्या घोषणाएं की, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 1991 में जो इन्होंने बजट पेश किया था, जो इकोनॉमिक पॉलिसी इन्होंने की, काफी सराहनीय थी और काफी सुधार के संबंध में उल्लेखनीय कदम उठाए। उनमें से क्या क्या था? पहला है औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। पहला, औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा तो देश के छोटे बड़े जितने भी उद्योगपति हैं, वस्तुओं का उत्पादन करने वाले हैं, वो बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। जब इससे क्या होगा? देश की इकोनॉमिक उभर कर आएगी सामने, देश की इकोनॉमिक बढ़ेगी। वो अलग चीजें हैं कि भाई इसमें कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन जब अर्थव्यवस्था एकदम खराब हो जाएगी तो क्या करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। दूसरा,
फर्म के आकार पर से प्रतिबंध हटा दिए जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि फर्म के आकार पर से प्रतिबंध हटा लिए जाए, प्रतिबंध हटा लिए जाए कि जो हमारे फर्म है, यदि हम उसका आकार बढ़ता है, विस्तार और हमें करना, तो उस पर से सरकार को प्रतिबंध हटा लेना चाहिए। बढ़ा रहा है बिजनेस, बढ़ाने दीजिए, क्योंकि बढ़ेगा तो उसके भी आय का जरिया बढ़ेगा, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, देश की भी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। इसलिए फर्म के आकार पर से प्रतिबंध हटा दिया। तीसरा इन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित क्षेत्र में भारी कटौती की। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित क्षेत्र में भारी कटौती की जा, भारी कटौती की जा। मतलब पब्लिक सेक्टर के लिए क्या किया जाए, भारी कटौती की जाए, अर्थात पब्लिक सेक्टर का भी थोड़ा सा विस्तार किया जाए और निजीकरण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निजीकरण को प्रोत्साहन किया जाए। सीधा सा है, क्या है, निजीकरण, निजीकरण को प्रोत्साहन किया जाए, प्रोत्साहन किया जाए, किया जाए। जैसे देख रहे होंगे कि आज निजीकरण बड़ी तेजी से चल रहा है, तो निजीकरण आज नहीं चल रहा, निजीकरण आज से नहीं चल रहा, बहुत पहले से चल रहा। मनमोहन सिंह जी की ही देन है कि निजीकरण का प्रक्रिया शुरू किया, प्राइवेटाइजेशन किया जाए, उन्हें प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। अगला है उत्पाद शुल्कों में कटौती की जाए। अगला क्या है, उत्पाद शुल्कों में कटौती की जाए, कटौती की जाए। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ये उत्पाद शुल्क जो लगाए जा रहे हैं उसमें कुछ कटौती की जाए, कुछ ढील की जाए। व्यक्तिगत आयकर और निगम कर की दरों में भी कटौती की जाए। और क्या किया जाए, व्यक्तिगत आयकर व निगम कर की दरों में भी कटौती की जाए। ठीक ना, कि जो व्यक्तिगत कर है उस पर भी कुछ न कुछ ढील दी जाए। अगला है आयात शुल्क पर प्रतिबंध लगाया जाए, निर्यात को बढ़ाया दिया जाए। आयात पर प्रतिबंध व निर्यात पर बढ़ावा दिया जाए, दिया जाए। ये उन्होंने सुझाव दिया। ठीक ना, तो यही था हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था और इसी ढंग से आज भी चल रही है। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक था ये कि भारतीय व्यवसायिक पर्यावरण, अर्थात हमारे देश की इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, यह इकोनॉमिक पॉलिसी 1947 के पहले क्या था और 1947 के पश्चात क्या। तो जल्दी से इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, क्योंकि अब इसी का दूसरा पार्ट अर्थात दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिए होंगे, चलिए मिटाते हैं हम इसको। अगला नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, ध्यान दीजिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय, ध्यान दीजिए।
राष्ट्रीय आय, इसको अंग्रेजी में नेशनल इनकम कहा जाता है, नेशनल इनकम। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि इस राष्ट्रीय आय होता क्या है, क्योंकि राष्ट्रीय आय ही देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सूचक होता है, केंद्र बिंदु होता है। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मतलब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में जो भी वस्तुओं को उत्पादित किया गया है या जो भी सेवाएं प्रदान की गई है, उन उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसी को हमारा नेशनल इनकम कहा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं इस नेशनल इनकम की शुरुआत कहां से हुई। भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत 1868 ईस्वी में कब हुई थी? 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय की शुरुआत की। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखा जिसमें पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने उस समय अपनी पुस्तक में यह देखा, मैंने पुस्तक में लिखा कि एक व्यक्ति की आय, माने भारत के एक व्यक्ति की आय, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। उन्होंने उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना माना? 20 रुपया। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये का मतलब है कि हर एक व्यक्ति 20 रुपया कमाता। सबसे पहला नेशनल इनकम का विचार जो था, याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता भी है, 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसके पश्चात बहुत सारे लोग आए एक के बाद एक, जैसे फिंडले सिराज, वाडिया एंड जोशी है, डॉक्टर B.R. राव वगैरह है, बहुत लोग हैं। लेकिन अब बढ़ते हैं आगे की, कि जब देश हमारा आजाद हुआ 1947 में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन प्रोफेसर P.C. महालनोबिस ने 1947 के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया। राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया। किसने किया था? प्रोफेसर P.C. महालनोबिस ने किया। ये देश आजाद होने के बाद किया। यह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री और विद्वान भी थे, ठीक है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि उस समय देश के प्रति व्यक्ति आय इन्होंने माना कि 254 रुपया है। इसके बाद से राष्ट्रीय आय का आकलन CSO के द्वारा किया जाने लगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जब CSO ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया, इसके बाद राष्ट्रीय आय का आकलन का किसका काम कर दिया गया? CSO। इसको कहा जाता है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जब इसको ये कार्यभार दे दिया गया है तो हमारी जो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्र, जिसमें एक को कहा गया प्राथमिक क्षेत्र और दूसरे को कहा गया
द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरे को कहा गया तृतीयक क्षेत्र। क्या कहा गया? तृतीयक क्षेत्र। अब यहां पे देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? वन आता है, जंगल आता है, मत्स्य आता है, ठीक ना, कृषि आता है, और क्या क्या आते हैं? खनन भी आ जाएगा इसी में। ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र में मुख्य रूप से विनिर्माण आता है, विनिर्माण। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? सेवाएं आती। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र खास तौर से नेचुरल चीजों पे आधारित है, वन, जंगल, मत्स्य, कृषि और खनन। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण से संबंधित है। विनिर्माण का मतलब होता है कि किसी कच्चे माल से पक्के माल में, निर्मित माल में परिवर्तित किया जाए, जैसे उद्योग, फैक्ट्री, कारखाने, ये सब आ जाते हैं। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? जो भी सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की सेवाएं हो, ट्रांसपोर्टेशन की सेवाएं हो, बैंक की सेवाएं हो, कोई अदर सर्विस वाली सेवाएं हो, या डॉक्टर की सेवाएं हो, पेशेवर संस्थाएं हो, ये सब सर्विस प्रोवाइडर कहलाते हैं। ये तृतीय क्षेत्र का योगदान। जब हमारी देश की अर्थव्यवस्था, मतलब 1947 की बात कर रहे हैं, सीएसओ ने अर्थव्यवस्था को जब 3 पार्टों में बांट दिया, तो उस समय मतलब देश आजादी के बाद सबसे ज्यादा योगदान किसका था? इस सेक्टर का था। कब? 1947 की बात, ठीक ना, खासतौर से 51-52 से। अर्थात यह जो हमारा था, ये फर्स्ट नंबर पर चलता था, और उसके बाद इसका योगदान था, और उसके बाद इसका योगदान था। मतलब हिस्सेदारी। जैसे 1 रुपया है, 1 रुपये में समझिए कि 60-70% तो यही था, बाकी ये था, ये बहुत कम थे। क्योंकि उस समय देश, आज भी है, लेकिन उस समय देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था। पूरी अर्थव्यवस्था हमारी कृषि के ऊपर डिपेंड थी, इसलिए इस क्षेत्र का योगदान सबसे बड़ा था हमारे देश की नेशनल इनकम। और उसके बाद यदि बच गया तो द्वितीय क्षेत्र है, अर्थात विनिर्माण है, इसका योगदान था। क्योंकि उसी समय जब देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के ही कुछ साल बाद से कल कारखाने, फैक्ट्रियां बनने लगी, बहुत सारे फैक्ट्री बने, उद्योग बने, तो इसका योगदान होने लगा। और उसके बाद थोड़ा बहुत बच जाता था, इसका था। लेकिन आज इसके ठीक विपरीत है। आज क्या है? इसके ठीक विपरीत है। अर्थात वर्तमान में, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में प्रथम स्थान पर किसका क्षेत्र है? सेवा, अर्थात तृतीय क्षेत्र है। 1 नंबर पर तृतीय क्षेत्र का दबदबा। द्वितीय नंबर पे, दूसरे स्थान पर क्या है? ये प्राथमिक क्षेत्र प्रेजेंट टाइम में। और तीसरे स्थान पर क्या है? विनिर्माण। यह लगभग, और यह दोनों आस ही पास है, कभी इधर उधर होता रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा योगदान अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का है, अर्थात तृतीय क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र तो समझते ही हैं, जिसमें परिवहन वगैरह आ जाएगा, ठीक ना, भंडारण आ जाएगा, संचार आ जाएगा, होटल आ जाएंगे, ये सब सेवा क्षेत्र है। विनिर्माण में मतलब क्या आता है? जितनी भी निर्माणी कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, ये सब इसमें आ जाती है। और जो बाकी कृषि से रिलेटेड है, नेचुरल चीज़ें से रिलेटेड है, ये आ जाती है। ये है वर्तमान समय में इसका योगदान।
अब प्रश्न ये भी उठता है कि जो हमारे देश की राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, उसके संबंध में कुछ धारणाएं भी हैं। वो धारणा क्या है, थोड़ा सा वो भी जान लीजिए। इसको भी मिटा देना। ध्यान दीजिएगा। धारणा क्या है, राष्ट्रीय आय की धारणा। क्या धारणा है, हमारे देश की राष्ट्रीय आय दो चीजों पर डिपेंड करती है। वो क्या है, एक जीडीपी और जीएनपी। फर्स्ट हमारा है जीडीपी और जीएनपी, और दूसरी धारणा हमारी क्या है, वो हमारा है क्या है, एनडीपी और एनएनपी। एनडीपी और एनएनपी। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, आइए जीडीपी और जीएनपी में जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, पहले इसके बारे में जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का वह योग। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का वह योग जिसका उत्पादन किसी देश की सीमा के अंतर्गत निवासियों और गैर निवासियों द्वारा किया जाता है। अर्थात अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का वह मूल्य जो, ध्यान दीजिएगा, जिसका उत्पादन किसी देश की, जिसका उत्पादन किसी देश की निवासियों और गैर निवासियों द्वारा किया जाता, इसका जो योग होता है उसी को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक ना। अब प्रश्न यह उठता है कि जीडीपी यदि यह है तो जीएनपी क्या होता है? जीएनपी का मतलब है कि आपका जीडीपी प्लस इसमें कुछ चीजें और जुड़ जाती हैं। वो क्या जुड़ती हैं? गैर निवासी भारतीयों की विदेशों में उपार्जित आय। क्या होती है? गैर निवासी भारतीयों की विदेशों से उपार्जित आय। इसमें से घटा दिया जाता है घरेलू अर्थव्यवस्था के अंदर विदेशियों द्वारा उपार्जित। क्या घटा दिया जाता है? घरेलू अर्थव्यवस्था के अंदर भारतीयों द्वारा, भारतीयों नहीं है जी, विदेशियों द्वारा उपार्जित आय। इन दोनों चीजों को, जीएनपी का मतलब होता है जीडीपी में जब गैर निवासी भारतीयों की विदेशों से उपार्जित आय जो है उसे जोड़कर घरेलू अर्थव्यवस्था अपने देश के अंदर
कि विदेशियों द्वारा जो उपार्जित आय उसे घटा दिया जाता है तो वह कहलाता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अगला बारी आता है इसी में एनडीपी और एनएनपी। एनडीपी और एनएनपी क्या होता है? एनडीपी का मतलब कि जब एनएनपी में से जब जीडीपी में से घिसावट को घटा दिया जाता है तो एनडीपी आता है। इसमें आ जाइए, एनएनपी इक्वल टू होता है जब जीडीपी में से क्या घटा दिया जाता है? घिसावट अर्थात डेप्रिसिएशन, घिसावट अर्थात डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है तो एनएनपी आता है। ठीक है, इसी तरह एनडीपी कैसे आता है? एनडीपी भी वही है कि जब एनडीपी में से, एनडीपी निकालने का है कि जब जीएनपी में से, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लग रहा, एनडीपी है ना, थोड़ा सा मिस्टेक, एनएनपी और जीडीपी, ध्यान दीजिएगा, एनडीपी और एनएनपी। एनएनपी का मतलब होता है जब जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है, डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है तो ये आता है। और एनडीपी में से जब डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आता है और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है। दोनों एक ही चीज है, बस इसमें से इसको घटा दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक लग रहा है क्या? ना 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 ना, ये गलत हो गया। जीएनपी है, सॉरी जी बाबू, और एनडीपी है, जीडीपी है, ये होगा। जीएनपी में वही मैं अभी कह रहा था, जीएनपी में से जब डेप्रिसिएशन घट रहे तो एनएनपी आएगा और एनडीपी में से जीडीपी घटाएगा तो डेप्रिसिएशन आता है। अब प्रश्न यह है कि ये नेशनल इनकम की गणना कैसे की जाती है? तो इसकी 3 विधियां हैं। नेशनल इनकम की गणना की 3 विधियां। नेशनल इनकम की गणना की विधि 3 तरीके से ये ज्ञात किया जाता है। पहला हमारा है व्यय विधि, फिर आय विधि, एक है व्यय विधि, और दूसरा है आय विधि, और तीसरा हमारा क्या है? कौन सी विधि है? मूल्य संवर्धन विधि, मूल्य संवर्धन विधि। अब देखिए, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो व्यय विधि है। अब व्यय विधि क्यों महत्वपूर्ण है? इसके 4 वर्ग हैं। वो कौन कौन सा है? उपभोग, निवेश, सरकार और शुद्ध निर्यात। उपभोग, निवेश, उपभोग, निवेश, सरकार और शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात। ये 4 वर्ग में बांटे गए हैं। मतलब जितना हम यूज करते हैं कंज्यूम, निवेश जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एक गवर्नमेंट, एक शुद्ध निर्यात। अब इसको हम छोटे छोटे वर्ड में हम लिख दे रहे हैं। उपभोग, उपभोग का मतलब होता है कंज्यूम, कंज्यूम को कहते हैं सी। अगला दिया गया है निवेश, निवेश को कहते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं आई। सरकार, सरकार मतलब गवर्नमेंट,
अर्थात जी। अशुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, नेट पहले हिंदी लिख दें, शुद्ध निर्यात, इसको संबोधित किया गया है नेट एक्सपोर्ट। इसको संबोधित किया गया है x माइनस एम। अब व्यय विधि से हम जीडीपी यदि निकालते हैं तो जीडीपी का हमारा फार्मूला क्या होता है वह ध्यान से देखिएगा। वह होता है यह सी प्लस यह आई प्लस यह जी, ठीक है, ब्रैकेट में। अब यहां पे क्या है, प्लस ब्रैकेट में x माइनस, यही मिलाकर व्यय विधि के आधार पर जीडीपी ज्ञात करने का फार्मूला होता है। इसको याद करना पड़ेगा। तो ये तो था आपका नेशनल इनकम। बस नेशनल इनकम में और कुछ नहीं है, बस इतना ही था, ठीक ना। और इसके आगे आप क्या पढ़ेंगे, बचत और निवेश पढ़ेंगे कि बचत क्या होती है, निवेश क्या होती है। फिलहाल आज के बिजनेस इन्वायरमेंट में बस इतना ही। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा।